हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर कफ। कफ का मतलब है खांसी। जनरली लोग जो बलगम जो होता है उससे कफ बोलते हैं, लेकिन कफ का सही मतलब है खांसी, और बलगम जो होता है उससे इंग्लिश में स्प्यूटा बोलते हैं। तो अपन आज ऐसी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो खांसी में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन टाइप्स, मतलब कि खांसी कितने टाइप से हो सकती है। फर्स्ट है ड्राई कफ, मतलब अगर किसी पेशेंट के गले में ड्राइनेस है, उसे चेस्ट में ड्राइनेस फील है और उसके साथ में उसको खांसी हो रही है। नेक्स्ट है क्रूप, इसका मतलब है कफ ड्यू टू स्वेलिंग और इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। मतलब लैरिंग्स जिसे अपन वॉइस बॉक्स बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, और ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, अगर इन तीनों में स्वेलिंग या फिर कोई इन्फेक्शन है और इसकी वजह से पेशेंट को खांसी हो रही है तो उसे क्रूप बोलेंगे। नेक्स्ट है चेस्टी, इसका मतलब है व्हेन चेस्ट फील्स हैवी एंड यू फाइंड यू आर कफिंग अप म्यूकस ऑफ फ्लेगम। मतलब अगर पेशेंट को चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है और उसे लगता है कि उसका म्यूकस एंड फ्लेगम जो है वो ऊपर की तरफ गले की तरफ आ रहा है या बाहर निकलेगा, तो उसे चेस्टी कफ बोलते हैं। तो ये तीनों थे टाइप्स ऑफ कफ, जिसके बेसिस पे अलग अलग मेडिसिन अपन सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इन तीनों जो कफ है इसमें कौन कौन से और सिम्टम्स देख सकते हैं अपन, और मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है ड्राई कफ। इसमें अपन दो केस होंगे। ड्राई कफ के केस में भी दो सिम्टम्स होंगे, परसिस्टेंट एंड स्पास्मोटिक। परसिस्टेंट का मतलब है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर किसी को खांसी हुई और वो लंबे टाइम तक वैसे ही चल रही है बिना किसी रिलीफ के, तो उस केस में अलग मेडिसिन होगी। एंड स्पास्मोडिक मतलब किसी को एकदम से खांसी होगी और वो कुछ टाइम बाद सही हो जाएगी और फिर वापस वो सडनली स्टार्ट हो जाएगी, तो उसे स्पास्मोटिक कहते हैं। तो इस केस में अलग मेडिसिन होगी। अब अपन देखते हैं परसिस्टेंट कफ के बारे में। टिकली कफ, वर्स ऑन टॉकिंग। अगर पेशेंट के खांसी के टाइम पे उसे गले में गुदगुदी हो रही है और वो जब बात कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी खांसी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस केस में अपन फॉस्फोरस देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे जो है वर्स फ्रॉम चेंज इन इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में अगर चेंज हुआ है, कोई भी क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, इसकी वजह से अगर खांसी हुई है तो इस केस में ब्रायोनिया देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन स्पॉन्जिया टोस्टा देंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो स्पॉन्जिया अपन कब दे रहे हैं, जब परसिस्टेंट ड्राई कफ है, मतलब ड्राइनेस है गले में, चेस्ट में, और उसके साथ में वो खांसी बहुत लंबे टाइम से चल रही है और उसमें ये दोनों सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो अपन स्पॉन्जिया देंगे। अब नेक्स्ट है स्पास्मोडिक। इसमें भी अगर स्पास्मोडिक कफ है, पेशेंट को खांसी सडनली हो रही है और कुछ टाइम बाद रिलीफ मिल रहा है, तो इस केस में भी अगर पेशेंट के खांसी के साथ में सिर दर्द भी है, मतलब पेशेंट बोलता है कि उसे खांसी जब भी खांसी होती है तब उसे सिर दर्द भी होता है, तो अपन बेलाडोना देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कहता है, मतलब ये सिम्टम नहीं है, तो ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया मेडिसिन उसे अपन देंगे। अब नेक्स्ट है क्रूप। क्रूप मतलब स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये मैंने बताया था। तो अगर ऐसा केस है कि स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो गया है कोई लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में, तो सबसे पहले अपन उसे देंगे एकोनाइट नेपिलस, और उसके बाद में अल्टरनेट स्पॉन्जिया एंड हिपार्सल को अल्टरनेट करेंगे। ये था क्रूप के लिए। अब नेक्स्ट है चेस्टी कफ। अगर पेशेंट को सीने में हैवीनेस फील हो रही है और उससे लग रहा है कि म्यूकस और फ्लेगम ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उससे चेस्टी कफ कहेंगे। और इस केस में भी अपन और सिम्टम्स देखेंगे, वेट कफ, क्रूप लाइक एंड मे बी इन्फेक्शन। तो अगर वेट कफ है, क्रूप लाइक भी हो सकता है वो और किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन वेट कफ होगा और चेस्ट में हैवीनेस फील होगी, तो अपन हिपार सल्फ देंगे। हिपार सल्फ अपन ने इसके इधर भी यूज़ की थी क्रूप की कंडीशन में। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन और सिम्टम्स देखेंगे जो है मच फ्लेगम, डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल। मतलब पेशेंट के फ्लेगम, स्पुटा बलगम तो बन रहा है लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा है उसके गले से, तो उस केस में अपन एंटियम टार्टेरिकम देंगे। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, मतलब फ्लेगम बन नहीं रहा है और ये वो निकाल नहीं पा रहा है, ये वाली कंडीशन नहीं है, तो और सिम्टम्स देखेंगे चेंजेस टू ड्राई कफ एट नाइट। मतलब क्या होगा, पेशेंट के वेट कफ है लेकिन रात के टाइम पे वो कफ ड्राई कफ में कन्वर्ट हो जाएगा
और अगर ऐसा है तो उसमें भी अपन दो चीज़ें देखेंगे कि वो बात करने पे वो कफ बढ़ रहा है, उसकी खांसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बढ़ रही है देन वी विल गिव स्टेनम मेटेलिकम, और अगर नहीं बढ़ रही है तो पल्सेटिला देंगे। और अगर ये पूरा सिम्टम नहीं है कि ड्राई कफ में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वेट कफ ही है उसे, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ स्पास्म ऑफ चेस्टी कफ, ब्रीथलेस एंड मेरेट्स, मतलब वेट कफ है लेकिन उसके साथ उसे चेस्ट में ऐसा लग रहा है मरोड़ आ रही है, वो सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है और उसे रेटचिंग हो रही है, तो इपिकेक देंगे। और अगर ये सिम्टम भी नहीं है तो उसे पल्सेटिला देंगे। तो ये अपन ने देखा था पूरा चार्ट कि किस केस में क्या मेडिसिन दे सकते हैं। आगे अपन इन मेडिसिन को डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। और अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्राई कफ। ये मैंने बता दिया था, परसिस्टेंट होगा अगर लंबे टाइम तक चल रहा है। टिकली कफ वर्स ऑन टॉकिंग, मतलब बात करने से बढ़ रहा है, गुदगुदी हो रही है तो गले में गुदगुदी हो रही है तो फॉस्फोरस देंगे। ऐसा नहीं है और वर्स फ्रॉम चेंज इन इन्वायरमेंट है तो ब्रायोनिया देंगे। और अगर ये सिम्टम भी नहीं है तो स्पोंजिया। एंड नेक्स्ट है स्पास्मोडिक, फिट्स कॉज हेडेक, मतलब कुछ टाइम के लिए सडनली खांसी होती है फिर से रुक जाती है, और उसके साथ में अगर हेडेक है तो बेलाडोना देंगे, और ये नहीं है तो ड्रोसेरा देंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉस्फोरस के बारे में कि फॉस्फोरस के पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, किस केस में एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन होगा। सो फर्स्ट है कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, मतलब अगर वो पेशेंट गर्म हवा में है, गर्म कमरे में, और वहाँ से एकदम से ठंडी जगह चला गया तो उसकी खांसी शुरू हो जाएगी। वर्स फ्रॉम लाफिंग टॉकिंग, मतलब बात करने से, हंसने से, बुक्स पढ़ने से, या कुछ पीने से, खाने से, इन सब से उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, उससे ज़्यादा खांसी होगी। एंड लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड, मतलब अगर वो लेफ़्ट साइड में भी सोएगा तो उसकी खांसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एग्रेवेशन, की पेशेंट को कब कब एग्रेवेशन होगा, कब उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा किस सिचुएशन में ज़्यादा बढ़ेगी। इवनिंग बिफोर मिडनाइट, मतलब शाम के टाइम में उससे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है अगर किसी पेशेंट को, या मिडनाइट से पहले हो रही है। लेफ़्ट साइड में या पेनफुल साइड में सोने से उसे खांसी हो रही है, या तूफ़ान के समय, वेदर चेंजेस आइदर हॉट और कोल्ड, मतलब कोई भी क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, भले ही सर्दी हो या गर्मी हो, तो इन सब से अगर पेशेंट की खांसी बढ़ रही है तो अपन उस केस में फॉस्फोरस देंगे। कोल्ड एयर रिलीव्स द हेड एंड फेस सिम्टम्स बट एग्रेवेट दोज ऑफ चेस्ट एंड थ्रोट। यहाँ अपन जो देख रहे हैं ये खाली कफ के और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स देख रहे हैं, लेकिन फॉस्फोरस के और भी डिजीज़ में इफ़ेक्टिव होती है फॉस्फोरस। तो इस केस में अगर हेड और फेस के कोई सिम्टम्स है फॉस्फोरस से रिलेटेड तो उन सिम्टम्स में पेशेंट को कोल्ड एयर से रिलीफ मिलेगा। लेकिन चेस्ट, थ्रोट एंड नेक के हैं, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं कफ के बारे में, अगर इसके सिम्टम्स हैं तो कोल्ड एयर से पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, ठंडी हवा से उसे ज़्यादा खांसी होगी। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, कि पेशेंट को कब रिलीफ मिलेगा। इन डार्क, लाइंग ऑन राइट साइड, फ्रॉम बीइंग रब्ड और मेस्मराइज्ड, मतलब कोई उसे उस पर हाथ फेरेगा तो भी उससे खांसी में रिलीफ मिलेगा, उसकी पीठ पे हाथ फेरेगा तो। फ्रॉम कोल्ड फूड, कोल्ड वाटर अंटिल इट गेट वार्म, मतलब इन सब चीज़ों से पेशेंट की प्रॉब्लम में उसे रिलीफ मिलेगा, उसकी खांसी कम हो सकती है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रायोनिया एल्बा के बारे में कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे और क्या एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन होंगे। सो इसमें फर्स्ट है कफ ड्राई स्पास्मोडिक, स्पास्मोडिक मतलब वही सडनली एकदम से खांसी होगी और कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगी। ड्राइनेस होगी विथ गैगिंग एंड वॉमिटिंग विथ स्टिचिंग इन द साइड ऑफ चेस्ट। गैगिंग का मतलब उस पेशेंट को ऐसा गले में टाइट फील होगा कि किसी ने पकड़ लिया है, जैसे दबा दिया है। वॉमिटिंग होगी विथ स्टिचिंग इन द साइड ऑफ चेस्ट, और उसे ऐसा फील होगा कि उसके चेस्ट के साइड में स्टिच हुआ है, मतलब वैसा दर्द हो रहा है, स्टिचिंग वाला पेन हो रहा है। विथ हेडेक एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस। ब्रायोनिया एल्बा के पेशेंट में खांसी के साथ में उस पेशेंट को हेडेक होगा और उससे ऐसा लगेगा जैसे उसका सिर पूरा टुकड़ों में हो जाएगा, मतलब फट जाएगा और उसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। वर्स आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंटरिंग अ वार्म रूम और डीप इंस्पिरेशन, मतलब कुछ खाने से, पीने से, या अगर वो पेशेंट गर्म कमरे में एंटर करेगा उससे, या डीप इंस्पिरेशन से, इस वजह से उस प्रॉब्लम
उसमें ज़्यादा एग्रीवेशन होगा, उसकी खांसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ना एग्रीवेशन, मोशन, एक्सर्शन, टच, कैन नॉट सिट अप, गेट फेंट्स और सिक और बोथ। मतलब मोशन से, एक्सर्शन से, अगर वो इधर उधर घूमेगा, कुछ काम करेगा, थकान होगी उससे, तो उसकी खांसी बढ़ सकती है। वार्म फूड, सप्रेस डिस्चार्जेस ऑफ एनी काइंड। और गर्मी से या गर्म खाने से या कोई भी डिस्चार्ज अगर सप्रेस हो गया तो उससे भी उसकी खांसी बढ़ सकती है। एमिलियोरेशन, लाइंग स्पेशली ऑन पेनफुल साइड, मतलब जिस साइड में, अगर उसे राइट साइड में पेन हो रहा है और वो राइट साइड में ही सो जाएगा, उसकी तरफ करवट करके लेट जाएगा, तो उसकी खांसी कम होगी। प्रेशर, रेस्ट, कोल्ड ईटिंग कोल्ड थिंग्स, ठंडे से, ठंडी चीज़ें खाने से, जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पे प्रेशर से और रेस्ट से उससे रिलीफ मिलेगा। अपन ने इससे पहले वाली मेडिसिन में देखा था, उस पेशेंट फॉस्फोरस में अपन ने देखा था, उस पेशेंट को ठंडी चीज़ों से एग्रीवेशन हो रहा था, लेकिन ब्रायोनिया के केस में पेशेंट को ठंडी चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। तो अपन एक इस बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है, और बाकी मैंने चार्ट में बताया ही है, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पॉन्जिया टोस्टा। पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स होंगे इसमें। अवॉकन्स इन अ फ्राइट एंड फील्स एज इफ सफोकेटिंग, मतलब क्या होगा, वो पेशेंट एकदम से डरा हुआ सा उठेगा, अगर वो सो रहा है, लेटा हुआ है, तो एकदम से उठेगा डर के, और उसे ऐसा लगेगा उसको मतलब उसको सफोकेशन फील होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। एज इफ ही हैड टू ब्रीथ थ्रू अ स्पंज, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि उसके नाक के और मुंह के आगे किसी ने स्पंज रख दिया, और उसके जो जैसे स्पंज पे छोटे छोटे छेद होते हैं उससे बहुत कम एयर जाती है, तो पेशेंट को ऐसा फील होगा कि स्पंज से पास होकर उसके अंदर एयर जा रही है, मतलब बहुत कम अमाउंट में एयर जा रही है। नेक्स्ट है ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर पासेज, म्यूकस मेम्ब्रेन और एयर पासेज में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी। ड्राई एज हॉर्न की तरह एकदम वो ड्राई रहेंगे। कफ, ड्राई, बार्किंग, क्रूपी, रेस्पिंग, रिंगिंग, विजिंग, विस्लिंग, एवरीथिंग इन परफेक्टली ड्राई, नो म्यूकस रेल, मतलब पेशेंट को जो खांसी होगी उसमें क्रोपी साउंड होगा, बार्किंग साउंड होगा, एकदम जैसे डॉग बार्क करते हो साउंड आता है वैसा साउंड होगा, विस्लिंग का साउंड हो सकता है, रिंगिंग का हो सकता है, और ये सारी चीज़ें परफेक्टली ड्राई होगी, मतलब कोई म्यूकस नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट कफ, ड्राई, सिबिलेंट लाइक अ सो ड्राइवन थ्रू अ पाइन बोर्ड, मतलब स्पॉन्जा का जो पेशेंट होगा वो जब खांसी करेगा तो ऐसी आवाज़ आएगी जैसे किसी पाइन बोर्ड से सौ को ड्राइव करे, मतलब 100 उस पर पाइन बोर्ड पे चला रहे, ऐसी आवाज़ आएगी। 100 का मतलब है यहाँ पे लकड़ी को काटने के लिए जो टूल आता है, जिससे लकड़ी को काटा जाता है, चीरा जाता है, उसके लिए 100 वर्ड यूज़ किया है। तो जब पाइन बोर्ड पे 100 को चलाएंगे तो कैसी आवाज़ आती है, कोई लकड़ी काटता है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आएगी इस पेशेंट की खांसी से। वर्स, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, लाइंग विथ हेड लो, मतलब मीठा से, ठंडी चीज़ों से, स्मोकिंग से, अगर वो पेशेंट सिर को नीचे करके सोएगा, मतलब सिर नीचा रख के सोएगा, तो उसकी खांसी बढ़ सकती है। ड्राई कोल्ड विंड, वर्स रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्वेलोइंग, एंड बेटर बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग, मतलब बुक पढ़ने से, गाने से, या अगर वो कुछ निगलेगा गले में, उससे उसकी खांसी बढ़ेगी। लेकिन गर्म चीज़ें और गर्म चीज़ें खाने और गर्म चीज़ें पीने से उस पेशेंट को खांसी में रिलीफ मिलेगा। वर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड बिफोर मिडनाइट, मतलब जब वो सांस अंदर लेगा, इंस्पिरेशन करेगा, तब उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और मिडनाइट से पहले भी उसे ज़्यादा खांसी होगी। तो ये अपन ने देखा था स्पॉन्जिया टोस्टा के बारे में। अब नेक्स्ट है बेलाडोना, कि बेलाडोना के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, वो जो पेशेंट होगा बेलाडोना का, उससे बहुत जल्दी ठंड लग जाएगी। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब ये जो होगा वो ठंडी एयर से या एयर के एकदम ड्राफ्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, अगर थोड़ी सी भी हवा लगी उससे तो खांसी शुरू हो जाएगी। स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, और स्पेशली कब होगा ये कि हवा लगी और उसने सिर पे कुछ बांध नहीं रखा है, कुछ पहन नहीं रखा है, तो उससे जल्दी खांसी हो सकती है। फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, मतलब वही हेयर कट अगर कोई कराता है तो उसका हेड अनकवर ही हो जाएगा एक तरह से, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड,
और अगर वो ठंडी हवा में जाता है वो पेशेंट तो उसके टॉन्सिल्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब बेलाडोना के क्या क्या एग्रीवेशन एंड एमिलियोरेशन होते हैं। मोशन, ड्राफ्ट ऑफ एयर आफ्टर 3 PM, मतलब मूवमेंट से, मोशन से, ठंड एकदम हवा के झोंके से, शाम के 3 बजे के बाद, दिन के 3 बजे के बाद, नाइट आफ्टर मिडनाइट, वाइल ड्रिंकिंग, अनकवरिंग द हेड एंड लाइंग डाउन, नीचे सोने से, रात को मिडनाइट के बाद में, या फिर कुछ पीने से उस पेशेंट की खांसी ज़्यादा बढ़ेगी, बेलाडोना के पेशेंट की। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, रेस्ट, स्टैंडिंग एंड वार्म रूम, मतलब अगर वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है, गर्म कमरे के अंदर बैठा है या खड़ा है एक ही पोजीशन में, मूवमेंट नहीं कर रहा कोई, तो उससे उसकी खांसी में रिलीफ फील होगा। ये अपन ने देखे थे बेलाडोना के सिम्टम्स। नेक्स्ट है ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया। इसके खांसी के कफ के केस में बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स है, वो अपन देखते हैं डिटेल में। वूपिंग कफ विथ वायलेंट पैराऑक्सिम्स विच फॉलो ईच अदर रैपिडली, मतलब वो जो पेशेंट होगा उसमें वूपिंग कफ होगा, एकदम से वायलेंट पैराऑक्सिम्स आएंगे। पैराऑक्सिम्स का मतलब है कि सडनली कोई अटैक आना किसी चीज़ का, जैसे अगर खांसी हो रही है तो उसका सडनली वापस अटैक आएगा, उस पेशेंट को एकदम से खांसी बढ़ जाएगी उसकी। तो अगर ये सिम्टम है, विच फॉलो ईच अदर रैपिडली, इज कैरली एबल टू गेट ब्रीथ, मतलब वो पेशेंट सांस लेने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो इजीली सांस नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है wake at 6 to 7 am and does not cease coughing until a large quantity of tenacious mucus is raised, मतलब वो जो पेशेंट होगा वो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाएगा और उठते ही उसकी खांसी शुरू हो जाएगी, जब तक एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस रिलीज नहीं हो जाता उसके अंदर से, तब तक वो खांसी करता रहेगा। डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ वर्स आफ्टर मिडनाइट, ड्यूरिंग और आफ्टर मिजल्स, मतलब मिडनाइट के बाद वो ज़्यादा बढ़ेगा, एकदम बार्किंग कफ होगा, ऐसी बार्किंग जैसी आवाज़ आएगी उसकी खांसी से। स्पास्मोडिक विथ गैगिंग, रेटचिंग एंड वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग हो सकती है उस पेशेंट को, गैगिंग हो सकती है एंड रेटचिंग भी हो सकती है। कॉन्स्टेंट टिटिलेटिंग कफ इन चिल्ड्रन बिगिंस एज सून एज हेड टचेस द पिलो, मतलब बच्चों में ये कफ जैसे ही बच्चे तकिए पे सिर रखेंगे अपना और उनकी खांसी शुरू हो जाएगी। नॉक्टर्नल कफ ऑफ यंग पर्सन इन ब्लडी और प्यूरुलेंट स्प्यूटा, नॉक्टर्नल का मतलब है रात के टाइम पे, जब वो और ये यंग पर्सन में स्पेशली होगा कि यंग पर्सन को ये, और वो रात को सोया हुआ है, उस टाइम अगर उसकी खांसी बढ़ रही है और उसके जो स्प्यूटा है, बलगम जो है, उसमें अगर ब्लड आ रहा है कहीं, तो अपन उसमें उस केस में ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया दे सकते हैं। कफ वर्स बाय वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन एंड आफ्टर मिडनाइट, मतलब इस केस में क्या होगा, उसे गर्म चीज़ों से और गर्मी से उसकी खांसी बढ़ेगी, और बाकी बोलने, हंसने या रोने से, मतलब वो अगर गले पे लोड देगा तो उसकी खांसी बढ़ेगी। ड्यूरिंग कफ वॉमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ, मतलब खांसी के टाइम पे पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है जिसमें वाटरी सब्सटेंस रिलीज़ हो, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ, और माउथ एंड नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है म्यूकस के साथ साथ, मतलब ब्लड भी आ सकता है। सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स एक्साइटिंग कफ, उस पेशेंट को ऐसा लगेगा उसके लैरिंग्स, मतलब वॉइस बॉक्स में कोई फेदर आ गया है, ऐसा वैसे फील होगा उसको कि कोई पंख उसमें आ गया है और उसकी वजह से उसे खांसी होगी। डिजीज़ प्रीवेलिंग ड्यूरिंग एपिडर्मिक पर्ट्यूसिस, मतलब कोई एपिडेमिक के टाइम पे अगर कोई डिजीज़ होगी तो उस केस में भी ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया बहुत ज़्यादा वर्क करती है। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन लंग्स, हॉर्सनेस एंड येलो और ग्रीन स्प्यूटा, मतलब उसको ऐसा फील होगा उसके लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ में येलो और ग्रीन स्प्यूटा, मतलब येलो और ग्रीनिश बलगम उससे रिलीज़ होगा। अब एक नोट है इसमें ड्रोसेरा के बारे में, वो देख लेते हैं। हैरीमैन सेज 1 single dose of 30 potency is sufficient to cure entirely epidemic whooping cough, मतलब अगर एपिडेमिक के टाइम पे किसी को वूपिंग कफ हो गया, वूपिंग कफ का मतलब है काली खांसी जिसे बोलते हैं, अगर किसी एपिडेमिक में ये वूपिंग कफ हुआ है तो उसमें एक सिंगल डोज 30 पोटेंसी का काफ़ी है। द क्योर टेक प्लेस श्योरली बिटवीन 7th and 8 days, मतलब अगर एक डोज दे देते हैं अपन पेशेंट को एपिडेमिक के टाइम पे 30 पोटेंसी का,
तो वो 7 to 8 डे में उसका इफ़ेक्ट दिख जाएगा और वो पेशेंट ठीक होने लग जाएगा। नेवर गिव अ सेकेंड डोज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट। इट वुड नॉट ओनली प्रिवेंट द गुड इफेक्ट फ्रॉम ऑफ द फॉर्मर बट वुड बी इंजरियस। तो डॉक्टर हैनीमैन सर जो है उन्होंने कहा है कि एक डोज 30 पोटेंसी का काफ़ी होता है एपिडेमिक के टाइम पे, और 7वें से 8वें दिन उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। और इसके बाद में फर्स्ट डोज के बाद कभी भी इमीडिएटली सेकंड डोज नहीं देना चाहिए, ये उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। तो इसमें एक ये चीज़ ध्यान रखने की है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रूप, कि क्रूप के केस में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे एंड क्या मेडिसिन होगी। सो इसमें है एकोनाइट नेपिलस। अपन ने देखा था गिव फर्स्ट एकोनाइट, मतलब सबसे पहले एकोनाइट देनी है। तो एकोनाइट के क्या क्या सिम्टम्स हैं? कफ, क्रूप, ड्राई हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड रफ क्रॉकिंग, हार्ड रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपिरेशन फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर। मतलब अगर किसी पेशेंट को खांसी है, क्रूप की है, मतलब उसके लैरिंग्स, ट्रेकिया या ब्रोंकाई में स्वेलिंग और इन्फेक्शन है और उसे सफोकेशन फील हो रहा है, एकदम लाउड रफ साउंड है उसकी खांसी में, एक विस्लिंग का साउंड और रिंगिंग का साउंड भी आ रहा है, और वो एक्सपिरेशन मतलब वो जब सांस बाहर निकालता है तो उस टाइम पे बढ़ रही है या फिर किसी ठंडी हवा से बढ़ रही है, तो अपन उसे एकोनाइट देंगे। अब एकोनाइट के कब एग्रेवेशन होते हैं, एमिलियोरेशन होते हैं? इवनिंग एंड नाइट इन वार्म रूम एंड व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड। मतलब उस पेशेंट को शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, या गर्म कमरे में, या फिर अगर वो जब बेड से बिस्तर से उठेगा सो के, उस टाइम पे उसकी खांसी ज़्यादा बढ़ेगी एकोनाइट के पेशेंट की। एमिलियोरेशन इन ओपन एयर, मतलब ठंडी हवा में उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, उसको उसकी खांसी कम फील होगी। नेक्स्ट है हिपार सल्फर। हिपार सल्फ की क्या क्या सिम्टम्स हैं? कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अनकवर्ड, मतलब जब बॉडी का कोई भी पार्ट अनकवर्ड रहेगा। क्रूपी, चॉकिंग, स्ट्रेंगलिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड एंड द लैंड विंड, मतलब कोई भी पार्ट अनकवर है तो उससे खांसी होगी। वो क्रूपी, मतलब उसमें भी क्रूप हो सकता है, स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन हो सकता है लैरिंग्स में। चॉकिंग, मतलब उसे लगेगा उसका गला पूरा चौक हो गया है, एकदम सीने में भी उसे ऐसा फील होगा कि चौक हो गया है वहाँ पे पूरा। और ड्राई वेस्ट विंड एंड लैंड विंड से उसकी खांसी बढ़ेगी। हिपार सल्फ अस्थमा के केस में भी बहुत अच्छी वर्क करती है। अस्थमा के केस में क्या क्या सिम्टम्स है? ब्रीथिंग, एनेक्शियस, व्हीजिंग, रैटलिंग, शॉर्ट डीप ब्रीथिंग, थ्रेटन सफोकेटिंग, मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी अस्थमा में, ये सिम्टम दिखता है। शॉर्ट डीप ब्रीथ, वो जो पेशेंट होगा वो एकदम छोटी छोटी और एकदम मतलब ऐसे लंबी शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी लेकिन वो गहरी गहरी सांसें लेगा। थ्रेटन सफोकेशन, उससे सफोकेशन होगा। और मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप, मतलब उस पेशेंट को लगेगा वो सिर पीछे की तरफ करके फिर बैठे तो उससे अच्छा फील होगा। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, और कोई सप्रेस्ड इरप्शन, कोई इरप्शन हो रहा है उसको सप्रेस कर दिया है, उसके बाद में अगर अस्थमा हुआ है तो भी हिपार सल्फ दे सकते हैं। क्रूप आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, ठंडी हवा के एक्सपोजर से। डीप रफ बार्किंग कफ, मतलब वही बार्किंग साउंड होगी विथ हॉर्सनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, इस केस में म्यूकस भी बाहर की तरफ आएगा और हॉर्सनेस होगी एकदम गले में। वर्स कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड मॉर्निंग, ठंडी हवा से, ठंडी चीज़ों से मिडनाइट से पहले और मॉर्निंग तक उस पेशेंट की खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो अपन हिपार सल्फ देंगे उसे। यहाँ तक अपन ने देखा था ड्राई कफ के केस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या, उसमें अपन क्या मेडिसिन देते हैं। एंड क्रूप अगर है, अगर किसी के इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग है लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में, तो क्या मेडिसिन देते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके आगे का जो पार्ट है चेस्ट कफ का, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। थैंक यू।